नमस्कार दोस्तों, अरविंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम यूपीएससी का जो ईपीएफओ एग्जाम है उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन जानेंगे। आज की क्लास से हम ईपीएफओ का जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ, इन दोनों के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे और इन दोनों को हम इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं लगभग 40 से 50 क्लासों में। और इन क्लासों को आपको ओनली समझना है, पेपर पेन लेके देखना नहीं है, लिखना नहीं है। इसकी आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रिंटेबल नोट्स आपको, जिसको आप प्रिंट करके प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएंगे, जिनको आप प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। इस क्लास में हम जनरल इंफॉर्मेशन जानेंगे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन का ट्रेंड क्या रहा है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हुए हैं, लास्ट जो वर्षों का जो कट ऑफ है वह क्या है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में सामान्य जानकारी भी जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो 2025 का ईपीएफओ एग्जाम है वह यूपीएससी लेती है। इसके साथ ही इस साल 3 तरह की पोस्ट आई हैं। पहली है इन्फॉर्मेंस ऑफिसर ईओ, दूसरी है अकाउंट ऑफिसर एओ, और तीसरी है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड्स कमिश्नर या एपीएफसी। टोटल वैकेंसी 230 हैं। आपने फॉर्म भर दिया होगा, वो ऑनलाइन था। इसकी एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है, वह है 30 नवंबर 2025। जॉब लोकेशन आपको इंडिया में कहीं भी मिल सकती है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगी। रिटन एग्जाम का वेटेज रहता है वह लगभग 75 रहता है, और इंटरव्यू का या पर्सनालिटी का 25% वेटेज होता है सिलेक्शन में। इसकी लैंग्वेज होगी जो पेपर की, वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। इसका प्रोबेशन पीरियड है वह 2 साल का है। इसकी सैलरी है वो लगभग 44,000 से 55,000 के बीच में है, जो सिटी टू सिटी वेरी करती है। देखिए, जो टोटल वैकेंसी है वो 156 ईओ और एओ के लिए है। पोस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर मतलब ईओ और अकाउंट ऑफिसर, और जो 74 वैकेंसी हैं वह ईपीएफसी एपीएफसी के लिए, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए है। इसकी एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है, वह है 30 नवंबर 2025। संडे को आपका एग्जाम है। 9:30 से 11:30 के बीच में आपका एग्जाम होगा। देखिए, यह वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। जो आपकी ईओ एओ का है वह टोटल है आपकी 156 वैकेंसी, जिसमें से 78 अनरिजर्व्ड हैं, 23 एससी, 12 एसटी और 42 ओबीसी, और एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसी तरह एपीएफसी है, उसकी 32 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए, 7 पोस्ट एससी के लिए, एसटी को यहाँ पोस्ट नहीं है, ओबीसी के लिए 28, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, और टोटल 74 वैकेंसी हैं। देखिए, जो ईओ की एलिजिबिलिटी है उसमें आपको एक ही देखना है कि इसकी अपर एज लिमिट 30 साल है ईओ के लिए, ईओ और एओ के लिए। और जो ईपीएफसी का एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड्स कमिश्नर है, उसके साल जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल है। बाकी सारी एलिजिबिलिटी वही है, दोनों में एक जैसी। देखिए, इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो 2 फेजों में होती है। जो ऑफलाइन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। टोटल 300 नंबर का होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 2.5 नंबर का एक होगा। और 1/3 आपकी माइनस मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। और बाइलिंगुअल है हिंदी और इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश वाले क्वेश्चन को छोड़कर। आपका जो इंटरव्यू है वह 100 नंबर का होगा, जिसका जो कंट्रीब्यूशन है सिलेक्शन वो 25% वेटेज रहेगा आपका। इसका भी मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ है इंटरव्यू का, ये आपको ध्यान रखना है। जो 50 नंबर है मिनिमम, वो ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों के लिए लाना जरूरी है। इसके साथ ओबीसी वालों के लिए 40, और एससी एसटी पीएच के लिए 40, सॉरी,
देखिए ईपीएफओ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह दो स्टेज में होता है। पहली स्टेज है इसकी रिक्रूटमेंट टेस्ट और दूसरी स्टेज है इसकी पर्सनालिटी टेस्ट। है ऑफलाइन पेपर होता है आपका। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। टोटल मार्क्स 300 का है। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। इसकी जो माइनस मार्किंग है या नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। इसके साथ ही यह पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा। इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट है वह 100 नंबर का है जिसका वेटेज 25% है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो कैटेगरीज वाइज हैं। आपको 50 नंबर इंटरव्यू में मिनिमम लाना चाहिए ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों के लिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इंटरव्यू में आपको मिनिमम 50 नंबर चाहिए। ओबीसी वालों के लिए 45 चाहिए और 40 चाहिए एससी एसटी और हैंडीकैप्ड वालों के लिए। ठीक है, देखिए इसका जो पैटर्न है वो पार्ट ए, पार्ट बी और इंटरव्यू है। पार्ट ए में आपकी जनरल इंग्लिश और वोकैब आती है जिसके 20 क्वेश्चन आते हैं जो सामान्य से मॉडरेट होते हैं। आप वोकैब पे ध्यान देंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आराम से आप कर जाओगे। इसके बाद आता है इंडियन कल्चर, फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है ये। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ज्यादा नहीं पढ़ना। मैक्सिमम इसके 4, 5 से 7 क्वेश्चन तक आए हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। करंट ट्रेंड्स एंड इकोनॉमी, इससे 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और इंश्योरेंस, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। इसके 35 से 40 क्वेश्चन हर साल आते हैं। हर बार प्रत्येक एग्जाम में इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जनरल साइंस, इसके 9 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैथ, जनरल एबिलिटी और स्टेटिक्स, इसके भी 15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया 6 से 7 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। 300 नंबर का है, 2 घंटे में आपका एग्जाम हो जाएगा और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है। देखिए जो ईपीएफओ का जो ईओएओ इंफॉर्मेशन ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर है, इसका जो अनरिजर्व्ड है उसका रिक्रूटमेंट कट ऑफ का जो कट ऑफ था टेस्ट का वो 138 था। इंटरव्यू का 50 था। फाइनल सिलेक्शन 212 के आसपास हो गया था। ओबीसी का जो रिक्रूटमेंट जब टेस्ट का कट ऑफ था वो 138 बराबर था अनरिजर्व्ड के, दोनों के लगभग बराबर थे। 45 इंटरव्यू का कट ऑफ था और 205 में फाइनल सिलेक्शन आपको मिल गया था। एससी का 123 और एसटी का 120, 40-40 इनका भी इंटरव्यू का माइनस कम से कम था कट ऑफ। इसके साथ ही 184 में आपका एससी में हो गया था और एसटी में 180 में हो गया था सिलेक्शन। ये ईओ एओ के एग्जाम के लिए था। इसी तरह जो ईपीएफओ का था 2023 का, वह अनरिजर्व की थी रिक्रूटमेंट टेस्ट 178, ओबीसी की 178, एससी की 156, एसटी की 151। इंटरव्यू कट ऑफ मिनिमम थी, जो मिनिमम होती है उतनी ही गई। 50, 45, 40 और 40। फाइनल सिलेक्शन हुआ था 257 में, 246 में, 224 में और 230 में है। आपको ध्यान रखना है कि आपके लगभग जनरल से हैं तो 180 नंबर मिनिमम आपको चाहिए और इंटरव्यू में आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसको भी क्रॉस करना है। देखिए इससे जो पिछले वर्षों में कट ऑफ रहे, जैसे 2022 में है, जो 2022 है आपका, उसमें 30 नंबर का पेपर था। रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं। इसमें 185 के आसपास कट ऑफ गई थी। इसी तरह जे अनरिजर्व है, जे है ओबीसी, ये है एससी और यह है एसटी। ओबीसी एससी एसटी 160 170 के आसपास यहाँ गया था। यहाँ गया था 160 के आसपास और यहाँ गया था 148 के आसपास। वो एससी एसटी ओबीसी इसी तरह 2018 में भी 300 नंबर का पेपर था। यहाँ गया था 160, 142 के आसपास, 130 के आसपास और 132 के आसपास गया था कट ऑफ एसटी का। एसटी का एससी से ज्यादा था
रिटन एग्जाम में। इसी तरह 2017 में 100 नंबर का पेपर था। इस तरीके से आप कट ऑफ देख लीजिए लगभग कितने थे। और जो फाइनल कट ऑफ है वह 2022 में 250 से ज्यादा अनरिजर्व्ड की, 250 या 240 के आसपास थी ओबीसी की, उससे कम थी एससी की और उससे कम थी एसटी की। इसी तरह 2018 में भी था 300 नंबर का आपका रिटन एग्जाम और 100 नंबर का यह इंटरव्यू है। 300 नंबर का रिटन एग्जाम और 100 नंबर का इंटरव्यू। और 2017 में आपका 100 नंबर का इंटरव्यू था और 100 नंबर का रिटन एग्जाम था। अनरिजर्व की कट ऑफ है यह ओबीसी, ये एससी और एसटी। एसटी की कट ऑफ 2018 में एससी से ज्यादा गई थी। इसी तरह लगभग यहाँ पे बराबर कट ऑफ थी 2017 में एससी और एसटी की। देखिए, जो क्वेश्चन का जो वेटेज था 2023 में, इंग्लिश के हमेशा 20 क्वेश्चन आए हैं। एबिलिटी मतलब मैथ और रीजनिंग 14 से 18 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर के 9 क्वेश्चन थे। अकाउंटिंग के 10 से 12 क्वेश्चन। इंडियन हिस्ट्री है जो मॉडर्न हिस्ट्री, उसके 9 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के आपके 8 से 10 क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी के 5 क्वेश्चन थे। लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन के थे 21 से 22 क्वेश्चन और जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन थे। इसी तरह 2021 में जो क्वेश्चन का वेटेज था और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के थे। सोशल सिक्योरिटी के 3 से 5, इंडियन इकोनॉमी के 2 से 30 क्वेश्चन। करंट इवेंट्स ज्यादा आ गया था 14 से 16 क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ के 8 से 9 ही थे। मैथ और रीजनिंग 15 से 16 क्वेश्चन। मैथ रीजनिंग हमेशा 15 क्वेश्चन आती है। इंडियन पॉलिटी 5-6 के आसपास जुड़ता रहता है। जनरल अकाउंटिंग 8 से 10। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री के 13 से 15 क्वेश्चन। जनरल साइंस भी 8 से 10 आती है और कंप्यूटर भी 8 से 10 के बीच में आते हैं। इसी तरह 2017 में इंग्लिश के 20 क्वेश्चन थे। सोशल सिक्योरिटी के 6 से 7। इंडियन इकोनॉमी के 4 क्वेश्चन। करंट इवेंट के 12 से 13। पहले करंट इवेंट ज्यादा आता था। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ के 14 क्वेश्चन। मैथ रीजनिंग के हमेशा 14 से 15 क्वेश्चन आए हैं। इंडियन पॉलिटी के 5 से 6 ही आए हैं। अकाउंटिंग के 13। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के 15। जनरल साइंस के 11 और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन थे। टोटल 120 क्वेश्चन। देखिए, हमारा जो स्टडी प्लान है इसमें हम इंडस्ट्रियल रिलेशन है इसकी लगभग 9 क्लास करेंगे और लेबर लॉ है इसकी आपकी लगभग 30 से 32 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन की 1 से 2 क्लास आज कुछ तो थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, उसकी नेक्स्ट क्लास में कुछ पढ़ने वाले हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम लेबर लॉ। लेबर लॉ, क्योंकि लेबर लॉ के पढ़े बगैर आप इंडस्ट्रियल रिलेशन को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। जब लेबर लॉ पढ़ लेंगे और लेबर कोड पढ़ लेंगे, कोड बिल, इसके बाद हम इंडस्ट्रियल रिलेशन पर फिर से लौटेंगे। देखिए, पहली क्लास में हम जनरल इंफॉर्मेशन आज हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्री रिलेशन अप्रोच, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ने वाले। रेगुलेशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, डेफिनेशन, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव। इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ की 9वीं क्लास में हम पढ़ने वाले प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग और 8वीं क्लास में पढ़ने वाले हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये आपका आईआर का स्टडी प्लान है। इसी तरह जो स्टडी प्लान है वो लेबर लॉ का है। ये आपका लेबर लॉ है, इसको भी हम लगभग 40 एक्ट हैं जिनमें मिनिमम वेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, इक्वल रिनोमिनेशन एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, वीकली हॉलीडे एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, माइंस एक्ट है। इस तरीके से लगभग देखो 40 एक्ट हैं। इन सभी को नहीं पढ़ना है। 8 से 10 एक्ट हैं। 8 से 10 लगभग 12 एक्ट मान लो जिनको अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन इन एक्ट की आपको पढ़ना है और साथ ही जो 4 लेबर कोड हैं जिनमें द कोड ऑफ वेजेस 2019, दूसरा है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्कर कंडीशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इनको पढ़ना है। और साथ ही कोड ऑन वेजेस सेंट्रल
मॉनिटरी बोर्ड बना है उसके बारे में भी पढ़ना है। तो इनको हम जब एक्ट पढ़ लेंगे उसके बाद इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जो एक्ट में दिया गया है वही इसमें दिया गया है। एक्ट को अमेंड करके एक साथ कंपाइल कर दिए हैं एक्ट में। जैसे जो वेजेस से रिलेटेड एक्ट थे वह इस कोड में आ गए हैं, जो सेफ्टी और हेल्थ के रिलेटेड एक्ट थे वो इस कोड बिल में आ गए हैं, और जो सोशल सिक्योरिटी से संबंधित एक्ट जितने भी थे वो इस कोड के अंदर रख दिए गए हैं, और इंडस्ट्रियल रिलेशन से जो संबंधित एक्ट थे वो इस कोड में आपको मिल जाएंगे। देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। जब इंडस्ट्री और जो वर्कर्स हैं उन दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट होता है, यहाँ पे आपकी जो इंडस्ट्री है और यह जो वर्कर्स हैं इन दोनों के बीच कोई जब डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो मैनेजमेंट है आपका और जो वर्कर्स हैं, यह आपका मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं, इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वह इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है। और इस इंडस्ट्रियल रिलेशन में एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, जैसे इंडिया में जो रेगुलेटरी बॉडी है इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड वह है वर्क्स कमेटी, कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, कोर्ट, कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल्स। इन सबको आपको जनरल इंफॉर्मेशन इन सब की आना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट देखेंगे, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है इंडस्ट्री, जिसमें आते हैं आपके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो आती है इंडस्ट्री से संबंधित। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है कि जो गुड्स और सर्विस या वस्तुएं और सेवाएं हैं, वस्तुएं और सेवाएं जहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड होती हैं या जिनका प्रोडक्शन होता है या प्रोसेसिंग होती है, मतलब जहाँ पे वस्तुओं सेवाओं की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग होती है, उसे बोलते हैं इंडस्ट्री या इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंधित होती है। इसी तरह दूसरा वर्ड है रिलेशन, जहाँ पर वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच जो वर्क प्लेस है, एट अ वर्क प्लेस, मतलब जो इंडस्ट्री का वर्क प्लेस है वहां पर उन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसे ही बोलते हैं आप रिलेशनशिप। जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं उनके बीच जो इंडस्ट्री है उसमें जो कम्युनिकेशन होता है उसे बोलते हैं रिलेशनशिप। देखिए, इसकी वो है आपको डेफिनेशन है तो आपको इसको पढ़ सकते हैं। जैसे एज द नेम सजेस्ट, इंडस्ट्री रिलेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, यह दो वर्डों से मिलकर बनी है, इंडस्ट्री एंड रिलेशंस। इंडस्ट्री कवर द प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो इंडस्ट्री है वह आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कवर करती है, जो जिसमें एक ग्रुप काम करता है जो वर्करों का होता है। और रिलेशंस रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, जो रिलेशंस होता है वह मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच जो कम्युनिकेशन या रिलेशन होता है जो इंडस्ट्री के अंदर ही होता है उसे बोलते हैं रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन इन दो वर्डों से मिलकर बना होगा। आई होप आपको ये इंडस्ट्री और रिलेशन से संबंधित वर्ड समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन को में मुख्यतः ये चीजें शामिल होती हैं। जैसे रेगुलेटरी बॉडी एक होती है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कोई भी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। दूसरी चीज है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है कि जो वर्कर्स होते हैं अलग अलग, यह आपस में मिलकर एक यूनियन बना लेते हैं जिसे बोलते हैं ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन। और जब यह मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो इनकी बातों में दम होता है और यह जल्दी से बार्गेन कर लेते हैं या अपनी बातों को मनवा लेते हैं। जैसे वेजेस मतलब सैलरी से लेकर हो गया, सेफ्टी से लेकर कोई इशू है या वेजेस से रिलेटेड कोई इशू है, तो इनको जब एक कलेक्टिव रूप से जाते हैं मैनेजमेंट के पास, एक ग्रुप में होके जाते हैं, यूनियन बना के जाते हैं, तो इनकी बार्गेनिंग क्षमता है वो बढ़ जाती है। और इसमें मैनेजमेंट
ट्रेड यूनियंस और गवर्नमेंट की भी भूमिका होती है। लेबर लॉ लेजिस्लेशन या लेबर लॉ की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि लेबर लॉ एक तरफ तो यह इंडस्ट्री के नॉर्म निर्धारित करते हैं, सेफ्टी नॉर्म निर्धारित करते हैं, साथ ही वर्कर्स के लिए वेज, मिनिमम वेजेस इन्हीं द्वारा निर्धारित होते हैं। चौथा है लेबर ग्रीवांस रेड्रेसल सिस्टम। इसका मतलब होता है जो श्रमिक हैं वो उनकी शिकायत निवारण प्रणाली। डिसिप्लिनरी पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इसमें ये भी शामिल होता है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन ट्रेनिंग इसको भी शामिल किया जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। देखिए, इंपोर्टेंट डेफिनेशन जो दी गई हैं विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपर्ट्स के द्वारा, उनमें है पहली जो डेफिनेशन दी गई है वो है डेल योडर द्वारा दी गई है। इसको आपको पढ़ लेना है, यह आपको नोट्स में मिल जाएगी। दूसरी है आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा दी गई है। तीसरी है अकॉर्डिंग टू बीबीसी। इसको आपको पढ़ लेना है, हमेशा इनके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको पढ़ना है। यह इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनका के द्वारा दी गई है, और यह जो दी गई है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है। इनमें कहा गया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन रेफर टू रिलेशन आइदर बिटवीन द स्टेट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स और बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयड ऑर्गेनाइजेशंस, इसके रूप में इसको परिभाषित किया है। कि इसमें पढ़ना आपको टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन मुख्यतः चार तरह के हैं। पहला है लेबर रिलेशन। देखिए, जो मैनेजमेंट है और जो ट्रेड यूनियंस हैं, इन दोनों के बीच जिस तरह का रिलेशन होता है उसे बोलते हैं लेबर रिलेशन। लेबर रिलेशन में क्या आता है, ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है उसे बोलते हैं हम लेबर रिलेशन। ग्रुप रिलेशन होता है। ग्रुप रिलेशन में क्या आता है, जो वर्कर्स हैं, एक इंडस्ट्री में वर्कर्स का ग्रुप होता होगा, जो वर्कर हैं आपस में एक ग्रुप बना के रहते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन। इसी तरह जो सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर इनका भी एक ग्रुप रहता होगा, और एक है टेक्नीशियन। ये सारे वर्कर्स ही हैं। वर्कर्स जो नॉर्मल वर्कर होते हैं, एक होते हैं सुपरवाइजर और एक होते हैं टेक्नीशियन। यह भी एक ग्रुप होता है। इन ग्रुपों के बीच जो रिलेशन होता है उसे बोलते हैं ग्रुप रिलेशन। इसी तरह से एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब है जो काम देता है या नौकरी देता है। एम्प्लॉई का मतलब है जो काम करता है, काम करने वाला। इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन। और लास्ट होता है कम्युनिटी पब्लिक रिलेशन। कम्युनिटी या पब्लिक रिलेशन, जो इंडस्ट्री और जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के बीच जो रिलेशन होता है उसे बोलते हैं कम्युनिटी या पब्लिक रिलेशन। इंडिया में कम्युनिटी और पब्लिक रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो बड़ी इंडस्ट्री है उनके जो प्रॉफिट है उसका 2% जनता के लिए सार्वजनिक सेवाओं को खर्च करने के लिए निर्धारित किया गया है। देखिए, अब इंडस्ट्रियल रिलेशन या लेबर लॉ से संबंधित कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इंडिया में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुए, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो जो ब्रिटेन सूती मिल थे वह बंद होने लगे, क्योंकि वहां पे महंगाई बढ़ गई थी, और महंगाई बढ़ने से उन चीजों की डिमांड कम हो गई थी। तो वहां की जो इंडस्ट्री की पुरानी मशीनरी थी वह भारतीय उद्योगपतियों ने सस्ते दामों में खरीदी और इंडिया में इंडस्ट्री स्टेब्लिश की। और भारत में जो सबसे पहली इंडस्ट्री हुई थी वह सूती वस्त्र उद्योग ही थी। सूती वस्त्र
उद्योग। और इसी को रेगुलेट करने के लिए उस टाइम की ब्रिटिश इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा कुछ एक्ट लाए गए थे, जिसमें वर्कर्स कंपेंसेशन एक्ट 1923, लेबर एसोसिएशन एक्ट 1926 और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1917 आया था। इसी तरीके से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटेन, जो आपका ब्रिटेन है, जापान है, रूस है और अदर कंट्री जिनमें जर्मनी, फ्रांस, यूएसए आपस में युद्ध में व्यस्त हो गए थे। उस टाइम भी इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने सस्ते दामों में और मशीनरी खरीदी और इंडिया में इंडस्ट्री स्थापित की। इस टाइम भी इंडिया में कुछ एक्ट बने जिसमें इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 और इंडस्ट्रियल वेलफेयर एक्ट 1947। आपको पीडीएफ फॉर्म में इस तरीके से नोट्स मिल जाएंगे, जैसे यह हिंदी में नोट्स हैं जो आपको मिल जाएगा और यह इंग्लिश में नोट्स है। यह भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिल जाएगी उसमें यह डाउनलोड करने के लिए आपको इस तरीके से नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आएगी जो अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन की ही होगी, इंडस्ट्रियल रिलेशन की ही होगी और इसके बाद लेबर लॉ से रिलेटेड क्लास स्टार्ट करेंगे।